अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ना है एलजी की क्लासिफिकेशन को। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हम प्रोटिस्ट किंगडम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जनरल 3 कैटेगरीज को डिस्कस किया कि कुछ प्रोटिस्ट एलजी लाइक प्लांट लाइक होते हैं जिसको हम एलजी कहते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं जिसको प्रोटोजोन कहते हैं, और कुछ फंगस लाइक होते हैं, वो हमने लास्ट पे पढ़ने हैं। अभी तक हमने प्रोटोजोन को पढ़ लिया है, एलजी का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। जो आज हमने पढ़ना है वो एलजी की क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स में शामिल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहली टाइप आती है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा को इस लिहाज से अहमियत दी जाती है कि शुरू में जब पहली बार किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स थे कि ये प्लांट है या एनिमल है। सो इसको प्लांट में भी स्टडी किया गया विद एलजी। प्लांटी के अंदर सब क्लास बनाई गई थी एलजी, उसमें भी स्टडी किया गया, और इसको एनिमीलिया में भी स्टडी किया गया अंडर कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन, बिकॉज इट हैज बोथ प्लांट लाइक कैरेक्टर एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टर। सो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कि ये एक्चुअली है क्या। इसके साथ साथ अगर हम मोलेकुलर डाटा देखें, यानी कि जीन्स चेक करें, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग चेक करें और फ्लैजेला की प्रेजेंस चेक करें, इसके करैक्टरिस्टिक्स जू फ्लैजिलेट्स के साथ भी रिसेंबल्स करते हैं। सो अगर मोलेकुलर डाटा की बुनियाद पे देखें डीएनए के लिहाज से या फ्लैजेला के लिहाज से, इट आल्सो हैज सिमिलरिटी विद जू फ्लैजिलेट्स जो प्रोटोजोन की टाइप है, और इसके साथ ये प्लांटी के साथ भी रखा गया, एनिमिलिया के साथ भी रखा गया। सो इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि इसने हमेशा क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। उसके बाद एनिमल लाइक प्लांट लाइक कैरेक्टर्स के कौन से हैं? सिंपल, बिकॉज इट कैन टेक फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। प्लांट्स में भी वही पिगमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, सेम इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं। सो इस वजह से इसको प्लांट लाइक समझा जाता था और इसको प्लांटी में रख दिया जाता था। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी थी इनकी जब उनको डार्कनेस में रखा जाता है, नेचुरली लाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस करती थी, लेकिन जब भी उनको हम डार्कनेस प्रोवाइड करते थे तो डार्कनेस में वो क्या करती थी कि वो फूड को हेटेरोट्रॉफिकली, जिस तरह एनिमल्स खाते हैं, इनटेक करते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू, इंजेक्शन करते हैं, वो फूड को इंजेस्ट करते थे लाइक अमीबा की तरह इंजेक्शन करते थे। सो अब ये मोड फोटोसिंथेसिस से डायरेक्ट किस में चला जाता था? हेटेरोट्रॉफिक और इंजेस्टिव, हमारी तरह हो जाते थे, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है हम भी। सो इस वजह से इनको एनिमल में भी रखा जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी कुछ स्पीशीज जो परमानेंटली कलरलेस थी और वो ओरिजिनली हेटेरोट्रॉफी थी, कुछ स्पीशीज ऐसी थी जो पिगमेंट लॉस करती थी इन डार्कनेस, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनमें है ही नहीं था और वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेटेरोट्रॉफिक ही था। सो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है। यूग्लिना को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे हम यूज करते हैं। उसके बाद इसकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? बुक में डायग्राम के बिल्कुल नीचे ये लाइन लिखी हुई है, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, कि एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इस वजह से ही है क्योंकि इसको समझा जाता है कि ये प्लांट और एल्जी के साथ रिसेंबल करता है। हो सकता है कि ये भी इंसेस्टर हो एल्जी का या प्लांट्स का, इस वजह से इसको सिमिलर पिगमेंट होने की वजह से एल्जी और प्लांट्स दोनों का इंसेस्टर, या एल्जी से ये बना है या एल्जीन से बने हैं या प्लांट इनसे ओरिजिनेट हुए हैं, इसकी कहीं ना कहीं प्लांट और एल्जी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जरूर है, जिसकी वजह से ये आज हमें नजर आता है। उसके बाद जेनेटिकली मैंने आपको बताया कि ये जू फ्लैजिलेट्स के साथ भी मिलता है। इसी वजह से शुरू में मैंने बताया था कि आपके प्रोटिस्ट में हम किसी एक पॉइंट पे इत्तेफाक नहीं करते हैं, इसमें किसी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, किसी में बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी है। दैट्स व्हाई इसको हम किंगडम ऑफ इंसेस्टर्स भी कहते हैं, यानी कि जो इंसेस्टर्स हैं हमारे प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंजाई के, वो इसी के अंदर आते हैं क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर प्लांट के साथ हैं, कुछ एनिमल्स के साथ हैं, कुछ फंगस के साथ हैं। दे आर दी डाइवर्स ग्रुप, ये डाइवर्स ग्रुप है, और वही काम जो है ये यूग्लिनोफाइटा भी कर रहा था। सो इस वजह से इसको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म जब भी प्लांट को स्टडी किया जाता है कि इनके इंसेस्टर कौन है, उसमें यूग्लिना का भी एक नाम आता है। इसी तरह एलजी के लिहाज से भी इसको कंसीडर किया जाता है। इसी तरह जब जू फ्लैजिलेट के इंसेस्टर चेक करते हैं उनमें भी इसका नाम लिया जाता है। सो इस वजह से इसकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सेकेंड ग्रुप है ब्राउन एलजी। मैंने पहले ही बताया था कि इनको हम ब्राउन रेड क्यों कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। Brown algae, very important points I have written it
ये जाइंट्स हैं, सबसे बड़े जाइंट प्रोटिस्ट का ये जितने भी जाइंट प्रोटिस्ट हैं के मेंबर्स हैं वो ब्राउन एल्गी के अंदर है। इनके बहुत बड़े बड़े मेंबर, बहुत जिनकी लेंथ बड़ी होगी, जाइंट है। और उसके बाद ये जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल बी मल्टी सेलुलर। दोनों एमसीक्यूज हैं। जाइंट इसके अंदर होंगे, नंबर सेकंड ऑल मेंबर आर मल्टी सेलुलर, सेल्स ज्यादा होंगे और उनकी लेंथ तकरीबन 75 मीटर तक हो सकती है। 75 मीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं ये वाले ब्राउन एल्गी। उसके बाद ये जो कैल्प्स हैं ये सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी की एग्जांपल है। सबसे बड़ा ब्राउन एल्गा जो एल्गा है वो कैल्प्स है। कैल्प्स इज द नेम ऑफ ब्राउन एल्गी, जो सबसे बड़ा है। और उसको अगर हम छू के देखते हैं तो वो टफ होता है और लेदरी होता है। इनके हार्ड नेचर का होता है, चमड़े की तरह होता है, इतना हार्ड ये स्ट्रक्चर है, टफ एंड लेदरी इसकी अपीयरेंस है। उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके 3 पार्ट्स हैं। रूट्स एब्सेंट है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो इसको पकड़ के रखती हैं किसी जगह में। उन स्ट्रक्चर को जो रूट लाइक है उसको हम नाम देते होते हैं होल्ड फास्ट। दे आर कॉल्ड होल्ड फास्ट, उनको होल्ड फास्ट कहते हैं जो रूट लाइक है। इसी तरह स्टेम एब्सेंट है, स्टेम की तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं स्टाइप। स्टाइप दिस इज द स्टेम लाइक पार्ट। और फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स एब्सेंट है लेकिन लीव्स की तरह के ही स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लेड। सो दे हैव 3 पार्ट्स, रूट लाइक होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक स्टाइप, लीफ लाइक ब्लेड। और ये आपके ब्राउन एल्गी जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कूलर मैरीन रीजन में होते हैं। कूलर ठंडे जो मैरीन है, समुंदर है, उनके अंदर ब्राउन एल्गी की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो इंटरटाइडल जोन है, इंटरटाइडल मींस लेट्स सपोज कि अगर टाइड्स कहते हैं लहरों को समुद्र की, ये टाइड्स और ये दूसरी टाइड्स, दरमियान में ये जो स्पेस है इसको इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। यहां पर जो है वो इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। इन 2 टाइड्स के दरमियान वाला जो रीजन जहां पे टाइड्स नहीं बनती उनको इंटरटाइडल कहते हैं, वहां पर जो है ये ब्राउन एल्गी ज्यादा होते हैं। सो दीज आर दी ऑल एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन कि इनमें कैल्प्स क्या है, ब्राउन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कम से कम 2 और 3 उसकी एग्जांपल्स लिखो, उसके साथ इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। नंबर 4 इसकी जो है वो हैबिटेट किस किस्म की है, इंटरटाइडल जोन में कौन सा एल्गी है, एमसीक्यूज, कूलर मैरीन में कौन सा होता है, दिस इज आल्सो एमसीक्यूज। सो साइड पे जो बॉक्स बना होता है उसको एक बार जरूर देख लिया करें, जो नीचे रेड लाइंस होती हैं उनके अंदर एग्जांपल्स होती हैं एल्गी की। सो ये था जी आपके 2 एग्जांपल एल्गी की। नेक्स्ट हम 2 पढ़ते हैं, वो आएगा ग्रीन एल्गी और उसके साथ साथ आएगा रेड एल्गी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी वो हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेड एल्गी। ओके जी, तो नेक्स्ट है जी रेड एल्गी। रेड एल्गी की जो मोस्ट मेंबर है वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मीन यानी कि बॉडी के अंदर काफी ज्यादा सेल्स होंगे, लेकिन ब्राउन एल्गी मैंने समझाया था वो ऑल मेंबर आर मल्टी सेलुलर। इसमें मोस्टली मल्टी सेलुलर है, कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मैंने आपको पहले बताया था, ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कभी भी जो मोटाइल सेल है वो नहीं बनाते ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बाकी सारे मेंबर बनाते हैं। जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ है उसमें मैंने बताया था कि रोडोफाइटा या रेड एल्गी ये अपनी लाइफ टाइम में कभी भी मोटाइल सेल्स नहीं बनाते हैं। उसके बाद इसको रेड जो कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से है, जो आपको बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा फाइकोरिथ्रन, ये एमसीक्यूज आता होता है। फाइकोरिथ्रन वो पिगमेंट है जो कि रेड एल्गी को रेड कलर देता है, इस वजह से हम इसको क्या नाम देते होते हैं, रेड एल्गी या रेड एल्गा। सो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, इंटरवोवन इसकी बॉडी होती है फिलामेंटस टाइप और वो डेलिकेट नेचर की है। इंटरवोवन से मुराद ये है जिस तरह हमने कोई चीज बुनी होती है ऐसे फोल्डेड ऐसे इस फॉर्म में, और उसके बाद उसकी ऐसे ब्रांचेस, जैसे हम कोई चीज बुनते हैं इंटरवोवन बुनी हुई ये ऐसे, और बड़ी डेलिकेट टाइप की होती है इसकी बॉडी, और सारे की सारी बॉडी में एक पिगमेंट मौजूद होता है जो इसको रेड कलर देता है। उस पिगमेंट को हम क्या नाम देते होते हैं, फाइकोरिथ्रन, वो इसको रेडिश कर देता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं इसके जिसमें फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल है लेकिन वो इंटरवोवन नहीं है,
बल्कि वो सीधे फ्लैट सेल हैं, ऐसे फ्लैट, और वो इसी फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल। कुछ इंटरवोवन है और कुछ जो है वो फ्लैटेंड शीट है। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि विच मेंबर हैव इंटरवोवन फिलामेंट्स और डेलिकेट नेचर के हैं, दैट आर रेड एल्गी। दीज आर एमसीक्यूज एज वेल एज 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, 2 और 3। उसके बाद ये अटैच रहते हैं मोस्टली जो इसके मेंबर है टू द रॉक्स बाय होल्ड फास्ट। मैंने पहले ही बताया नॉन मोटाइल नेचर इनकी होती है, और कुछ ऐसे हैं जो मोटाइल करते भी होंगे लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल इनके मोटाइल नहीं है, ये याद रखना है। लेकिन ज्यादातर इसके जो मेंबर हैं दे आर अटैच टू रॉक्स बाय होल्ड फास्ट, क्योंकि रॉक्स के साथ अटैच है तो वहां से इनके ऊपर एक केमिकल की डिपोजिशन हो जाती है जो इनको हार्ड बनाती है, उनको बोलते होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो पत्थर को कहते हैं, फार्मूला है उसका। तो कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होने की वजह से इनकी बॉडी बड़ी टफ हो जाती है, और जब ये गिरते हैं या मरते हैं या खत्म होते हैं तो ये नीचे इनकी जो है वो नीचे लेयर्स बनती चली जाती है, और उन्हीं लेयर्स को जो एनिमल्स भी कुछ बनाते हैं, कोरल एनिमल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, उनके साथ मिलकर स्लेंट्रीटा के जो मेंबर है, फैलम स्लेंट्रीटा के स्लेंट्रेट्स, उनके मेंबर्स और ये जो रेड एल्गी हैं, इनके जो हार्ड स्किन है दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनमें शेल बनता है, इनमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट वैसे ही डिपोजिट होता है। वो भी मरते हैं तो उनकी बॉडी भी नीचे समुद्र में बैठ जाती है, ये मरते हैं इनकी बॉडी भी बैठ जाती है, तो समुद्रों में पहाड़ों की तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उन स्ट्रक्चर को जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं उनको हम क्या बोलते होते हैं, कोरल रीफ्स। These are all are very important point. Pigment, नॉन मोटाइल नेचर, होल्ड फास्ट से ये नॉन मोटाइल होते हैं, उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नंबर 5 कोरल रीफ बनाने में ये अहम रोल प्ले करते हैं। साइड में बॉक्स बना हुआ है, इसकी एग्जांपल पॉलीसिफोनिया, रेड एल्गी की जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर स्टडी पर्पस। पॉलीसिफोनिया साइड पे बॉक्स में बना हुआ है। ग्रीन एल्गी, दैट्स शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसकी सिमिलरिटीज है प्लांट्स के साथ, और समझा जाता है ये इंसेस्टर है प्लांट का, जो सबसे क्लोजली रिलेटेड एल्गी है प्लांट के साथ वो ग्रीन एल्गी है। क्यों प्लांट के साथ सिमिलर है? दोनों की सेल वॉल की सिमिलरिटी है, दोनों में सेलुलोज होता है। नंबर 2, दोनों के पिगमेंट सेम है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। These are the pigments for photosynthesis that are present in any plants as well as algae। कौन सी algae में? ग्रीन algae में। इसके अलावा एनर्जी रिजर्व, प्लांट भी किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं हमारे लिए? स्टार्च, हमें प्लांट से स्टार्च मिलता है, ग्रीन algae भी स्टार्च करते हैं। इन 3 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको समझा जाता है कि these are the ancestor of plants, ये प्लांट्स के एंसेस्टर है ग्रीन एल्गी, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या सिमिलरिटीज विद प्लांट्स आ जाए, दोनों का आपने सेम आंसर लिख देना है ये 3 पॉइंट्स को। इसके अलावा जो इसकी आरएनए सीक्वेंस की गई, यानी कि इसका जीनोम जब स्टडी किया गया तो उससे हमें पता लगता है कि प्लांट्स का और ग्रीन एल्गी का मोनोफाइलेटिक लाइनेज वाला लिंक है। अब ये मोनोफाइलेटिक लाइनेज क्या है? मोनोफाइलेटिक लाइनेज हमें यह बताती है कि इनका एंसेस्टर सेम था। इंसेस्टर क्या है उसका? सेम है, उसमें वेरिएशन आई, एक ग्रुप में वेरिएशन आई तो उससे ग्रीन एल्गी बन गई, दूसरे ग्रुप में वेरिएशन आई तो उससे प्लांट्स बन गया। ठीक है, कुछ लोगों का यह भी ख्याल है मोनोफाइलेटिक लाइनेज, दोनों का कॉमन इंसेस्टर सेम है, उसी में वेरिएशन आई, एक ग्रुप से प्लांट बन गया, एक ग्रुप से ग्रीन एल्गी बन गई। मोनोलाइनेज कहते हैं इसको, एक इंसेस्टर जिनका होता है। सो प्लांट्स और ग्रीन एल्गी का आरएनए सीक्वेंस का जो डाटा है, ये टेक्निक्स अवेलेबल है, हम डीएनए सीक्वेंस भी कर सकते हैं जिसको फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, आरएनए सीक्वेंस भी कर सकते हैं। उसके लिहाज से दोनों का इंसेस्टर भी समझा जाता है कि वो सेम हो सकता है। सो ये आपकी ग्रीन एल्गी के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीचे एक शॉर्ट क्वेश्चन बुक में लास्ट लाइन जो रेड लाइंस पे लिखा हुआ है, ग्रोथ फॉर्म्स। इसकी ग्रोथ फॉर्म्स के मतलब आप क्या जानते हैं? कुछ इसमें यूनिसेलुलर है, कुछ इसमें कॉलोनियल है, कुछ की बॉडी शीट लाइक होती है, किसी में शेल्स होते हैं। वो नीचे ब्रैकेट्स में रेड लाइंस में लिखा हुआ है, उनको एक बार जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, वो एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ग्रोथ फॉर्म्स के मतलब वो पूछा जा सकता है। लेकिन मैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करूंगा, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला बॉक्स है नेक्स्ट पेज पे। क्लोरेला
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दिस इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी, एक सेल वाला है, हरकत नहीं करता है, नॉन मोटाइल नेचर है, और ग्रीन एल्गी की ये एग्जांपल है। और जितने भी क्लोरेला है दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड डिचेस। डिचेस मीन नालियां, छोटी छोटी वादियां जिसे नालियां बोलते हैं, उसको डिचेस बोलते हैं। पॉन्ड्स में या जो फ्रेश वाटर की जो डिचेस होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा फ्रेश वाटर। इसको सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क में यूज किया जाता है फॉर व्हाट? अगर हम फोटोसिंथेसिस स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि ये कर सकता है और हमें पता लग जाता है कि कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, और या हम इसको यूज करना चाहें एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, कि खाने के काबिल है या नहीं है। दोनों की आप जो है वो स्टडी के तौर पे, पर्पस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये आपका क्लोरेला वाला साइड बॉक्स आपने अच्छी तरह कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसको आने वाले टाइम पे, क्योंकि जिस रेशियो से आबादी बढ़ रही है हम एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से केमिकल जो लैब में यूज होते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, डीएनए को स्टडी करने के लिए, जैसे एगर, इसी तरह और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जिनमें आप एल्गी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके प्राइमरी प्रोडक्ट है, मैंने बताया था 70 to 60% फोटोसिंथेसिस वो आपके एल्गी कर रहे हैं। इस वजह से दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। लैंड के प्लांट्स हैं मेजर, लेकिन जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के प्रोड्यूसर हैं, जो एनर्जी या फूड बनाते हैं, वो आपके एल्गी हैं। इसलिए जो समुद्र में फूड चेन चलती है वो एल्गी की वजह से है, क्योंकि जो भी फूड चेन है सबसे पहले उनमें प्लांट्स आते हैं। लेकिन समुद्र की लाइफ अगर हम देखें, ओशियन की लाइफ को स्टडी करें, तो उनके जो सबसे पहली जो एनर्जी फिक्स करते हैं वो एल्गी करते हैं। इसलिए वहाँ की जो लाइफ है वो पानी के अंदर स्टेबल रहती है, उसमें एल्गी अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। So this is all about algae. Until now we have discussed two categories, animal like protists and plant like protists. The next topic of tomorrow that will be of fungus like protist, जो हम कल को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। इनको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और इसे जरूर लिख लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज।